एक छोटा सा एक आर्टिकल है यहाँ पर, बेसिकली इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, दो आर्टिकल है। एक तो ये है, ये आप लोगों को देखने को मिलता है जो बेसिकली फ्री मूवमेंट है म्यांमार के बॉर्डर पर, उसको यहाँ पर बैन करने जा रही है। पहले आप लोग म्यांमार का एक बार बॉर्डर देखिए तो आप लोग चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे। कर आप लोग आना चाहते हैं तो वीजा रिक्वायरमेंट होगा, बिना वीजा के आप लोग एंट्री नहीं कर पाओगे। आप लोग ये बताइए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे कि सबसे ज्यादा कौन से कंट्री के साथ में हमारा बॉर्डर टच करता है और सबसे कम कौन सी कंट्री के साथ में हमारा बॉर्डर टच करता है। ज्यादा और कम आप लोगों को यहां पर लिखना है, ठीक है। मतलब ज्यादा लिखिए, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और फिर ये बताना है कि म्यांमार कौन से नंबर पर आता है। ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा सा गहरा हो गया, लेकिन जब तक डूबोगे नहीं तब तक तैरना नहीं सीखोगे, ठीक है। तो तैरना सीखना है तो डूबना ही पड़ेगा, ओके, कर सकते हैं। एक छोटा सा एक आर्टिकल है यहाँ पर, बेसिकली इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, दो आर्टिकल है। एक तो ये है, ये आप लोगों को देखने को मिलता है जो बेसिकली फ्री मूवमेंट है म्यांमार के बॉर्डर पर, उसको यहां पर बैन करने जा रही है हमारे देश के अंदर में। सून यहां पर वीजे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। मतलब क्या है, अगर आज की डेट में आप लोग ये बताइए, मान लीजिए पासपोर्ट किस किस के पास में है, पासपोर्ट बताइए किस किस के पास में। पासपोर्ट आप लोग इस्तेमाल करते हैं, पासपोर्ट कौन बनाता है, कौन सी मिनिस्ट्री बनाती है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री बनाती है या फिर होम मिनिस्ट्री बनाती है। और वीजा जो है, अगर हमारे देश के अंदर में कोई अगर आना चाह रहा है तो उसके लिए वीजा की एंट्री जो है वो कौन देती है, वीजा, ठीक है। वीजा और पासपोर्ट में आप लोग को किस किस को डिफरेंस पता है, ये आप लोग बताइए। पासपोर्ट कौन सी मिनिस्ट्री देती है और वीजा जो है वो एंट्री के लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है, ये डायरेक्टली आप लोगों को पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अभी यहां पर एक पर्टिकुलर सिस्टम चलता है इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर। पहले आप लोग म्यांमार का एक बार बॉर्डर देखिए तो आप लोग चीजों को और अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं किस पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहा हूं। और एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। हमारे देश के अंदर में नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य में 4 राज्य ऐसे हैं दोस्तों जो कि डायरेक्टली म्यांमार के बॉर्डर को टच करते हैं। ये देखिए आप लोग यहां पर, इसमें मिजोरम हो गया, इसमें मणिपुर हो गया, इसमें नागालैंड हो गया और इसमें अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब क्वेश्चन तो यहां पर यह भी पूछा जाता है कि कौन सा राज्य जो है वो सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है म्यांमार के साथ में। तो म्यांमार के साथ में 4 राज्य दे देंगे, आप लोग बोलेंगे यार चारों के चारों पढ़ाए थे सर ने, अब सबसे ज्यादा कौन टच करता है ये नहीं पता, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको लेकर कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए, जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ठीक है। क्या हो गया? एक सेकेंड यार, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। तो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर आप लोग बताइए कौन सा ज्यादा बड़ा टच करता है, आप लोगों को ये बताना है, फिर मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। इससे आप लोग चीजों को अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो यहां पर याद रखना, अगर हमारे देश के अंदर में कोई भी एंट्री करना चाहता है, याद रखना उसके लिए अगर हमारे देश में कोई आना चाहता है, वीजा जो है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और पासपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं नॉर्मली एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। अभी अरुणाचल प्रदेश जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर आप लोग बोल सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आप लोगों को सबसे बड़ा ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि टच करता है इसके साथ में बॉर्डर, और ये क्वेश्चन बाकायदा आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर याद रखना। तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा भी जा सकता है यहां पर, इसके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी मुद्दा क्या आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेंगे इसके बारे में कि भाई साहब ये बता दो आप लोग यहां पर कि ये बेसिकली एफएमआर क्या है। मतलब आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले कोई एफएमआर क्या है यहां पर और ये क्यों न्यूज में है, तो आप लोग क्या बोलोगे यहां पर इसके बारे में। एफएमआर के बारे में बात की जा रहा हूं, एफएमआर। तो एफएमआर अगर आप लोगों को कोई डायरेक्टली बोल देगा कि भाई साहब किस देश के साथ में अभी एफएमआर जो है वो हम लोगों ने रद्द कर दिया, तो उसके बारे में आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग बोलोगे यार ये कहां से आ गया, इसके बारे में तो सुना ही नहीं था। तो मैं आप लोग कुछ बातें इसके बारे में बताना चाहूंगा जिसको बोलते हैं बेसिकली फ्री मूवमेंट रिजीम, ठीक है। तो फ्री मूवमेंट रिजीम जो है यहाँ पर इंडो म्यांमार बॉर्डर पर नॉर्मली आप लोग को जो एरिया है उसमें देखने को मिलता था। ट्रेवल कर सकते थे आसपास वाले रीजन में लगभग 60 किलोमीटर, ये आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को कंफ्यूजन में डाला जा सकता है और यहां से क्वेश्चन भी बना है। ये म्यांमार का बॉर्डर है हमारे देश के साथ में और ये हमारे राज्य का बॉर्डर है, 4 राज्यों के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो 16 किलोमीटर इधर और 16 किलोमीटर इधर आसानी से एंट्री की जा सकती थी। जो यहां पर क्या था, यहां पर ये जिसको फ्री मूवमेंट रिजीम आप लोग बोला करते थे, इसके तहत में फ्री मूवमेंट रिजीम में इंडो म्यांमार बॉर्डर पर ये क्रॉस कर सकते थे आसपास वाले रीजन यहां पर। तो इसके लिए एक पास प्रोवाइड कराया जाता था और जो पास दिया जाता था, ठीक है, याद रखना आप लोगों ने देखा कई बार आप लोग पहले स्कूल में जाया करते थे अपने घर से निकलकर, तो आप लोग बस का पास बनवा लिया करते थे। तो ऐसा ही पास यहां पर देखने को मिलता है जिसकी जो वैलिडिटी है, ये बोला गया कि ये पास जो है इसकी वैलिडिटी जो है वो 1 साल यहां पर देखने को मिलती कि आप लोग इस एरिया में आराम से घूम सकते हैं, ठीक है। तो
तो इसके हिसाब से यहां पर यह भी बोला गया, ऐसा नहीं, बहुत सारी कंडीशन थी, 1 साल के लिए वैलिडिटी रहेगी और पर वीक यानी कि 1 सप्ताह के अंदर में, ठीक है, तो पर वीक के अंदर में आप लोग की जो रहेगी यहां पर बेसिकली 2 विजिट रहेगी यहां पर, यानी कि हर वीक में आप लोग 2 बार आ जा सकते हैं और 1 साल तक का ये वैलिड रहेगा। ये फ्री रिजीम एक तरीके से यहां पर स्टार्ट किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था ये अलग अलग रीजन में, खासकर हमारे देश के अंदर में जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी थी ना हमारी, हम लोग क्या करते हैं इस पर्टिकुलर रीजन के साथ में अपने रिलेशन अच्छे करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी हम लोग लेकर आए थे। उस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बोला कि हाँ यार इसको इंप्लीमेंट करते हैं ताकि बॉर्डर के आसपास वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे से क्रॉस कर यहां पर जा सके और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में अच्छे रिलेशन यहां पर हो सके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यहां पर बॉर्डर तो है पर लेकिन बॉर्डर के आसपास में लोग जो होते हैं उनकी कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनका रहन सहन, खान पान बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, तो इसके चलते यहां पर ताकि कल्चरली इंटीग्रेट कर सके म्यांमार के साथ में, ये इसलिए यहां पर इसको स्टार्ट किया गया। क्योंकि आप लोगों को पता होगा म्यांमार के साथ में हमारा बॉर्डर जो है वो 1643 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो म्यांमार के साथ में आप लोगों को यहां पर लगता हुआ नजर आता है। इसमें आप लोगों को 4 राज्य देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने बताया मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है यहां पर, इसमें आप लोग यहां पर देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं एक टिप पॉइंट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें म्यांमार इंडिया और चाइना एक जगह मिलते हुए यहां पर नजर आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो पॉइंट भी है यहां पर हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ में एक ट्राई पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें आप लोगों यहां पर ये कंडीशन आप लोगों यहां पर नजर आती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में 2 ट्राई पॉइंट है, एक तो आप लोगों को ऊपर देखने को मिलेगा, ये किसके साथ में, चाइना के साथ में, ठीक है, या आप लोग तिब्बत बोल सकते हो बेसिकली। दूसरा ट्राई पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेगा म्यांमार, इंडिया और बांग्लादेश के साथ में, तो 2 ट्राई पॉइंट आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्री के बीच में। तो ये जो फ्री रिजीम था यहां पर, इसके ऊपर यहां पर अभी क्या लगाया जा रहा है, इसको स्क्रैप किया जा रहा है। स्क्रैप का मतलब क्या होता है, इसको बंद किया जा रहा है। अब बंद करने से क्या होगा, जैसे ये बंद हो जाएगा अब यहां पर ये मूवमेंट जो है उसके लिए अगर बॉर्डर क्रॉस कर आप लोग आना चाहते हैं तो वीजा रिक्वायरमेंट होगा, बिना वीजा के आप लोग एंट्री नहीं कर पाओगे, ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना वीजा के एंट्री नहीं कर पाओगे। तो बकायदा बॉर्डर एरिया को सिक्योर करने की बात की जा रही है, ये आप लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि बॉर्डर एरिया की सिक्योरिटी इनहेंस कर दी गई है, इसको जैसे यहां पर इंप्लीमेंट किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोग यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछा जाएगा और आप लोग कह दोगे यार ये सुना तो पता नहीं कहां से आ गया यार, इसके बारे में सुना ही नहीं था, और ये पहले भी न्यूज में आ चुका है, क्योंकि यहां पर टाइम टू टाइम ऐसी चीजें देखने को मिलती रहती हैं। म्यांमार के अंदर में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार है ही नहीं है, वहां पर आर्मी रूल कर रही है, और आर्मी जब रूल कर रही है आखिर, अच्छा इंटरव्यू में बैठा हूं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया कि अभी जो फ्री मूवमेंट रिजीम था वो हम लोगों ने म्यांमार के बॉर्डर पर जो है उसको बंद कर दिया, आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहा हूं, चाहिए बता दो उसको बंद क्यों किया गया है, इसके पीछे एक रीजन दो अच्छा सा, देखता हूं आप में से कौन अच्छा रीजन देता है। बंद क्यों किया गया, म्यांमार के अंदर में लंबे समय से मिलिट्री रूल कर रही है, मिलिट्री रूल कर रही है मतलब डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी म्यांमार के अंदर में, उस गवर्नमेंट को उठाकर फेंक दिया गया मिलिट्री ने और उसको जेल में डाल रखा है आज की डेट में, उनकी जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और जनता के ऊपर में अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है म्यांमार के अंदर में, उसकी वजह से वहां पर बहुत सारे लोग निकल कर एक दूसरे अपने देश से कहीं और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कहते हैं रिफ्यूजी। अभी रिसेंटली बहुत सारे रिफ्यूजी म्यांमार से दूसरे देशों में जाते हुए नजर आए, इनमें से रोहिंग्या रिफ्यूजी का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। रोहिंग्या रिफ्यूजी के लिए तो यूएनएचआरसी ने इंडिया की बड़ाई की, क्यों, क्योंकि म्यांमार से निकलकर अंडमान निकोबार पर पहुंच गए थे और इंडिया ने उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई, वरना इंडिया जो है वो बाध्य नहीं है इसके लिए, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल ऐसा कानून नहीं है जिसको इंडिया ने साइन किया हो कि भाई साहब हम लोग इसके लिए बाध्य हैं, पर फिर भी हम लोगों ने उसके लिए किया, इसीलिए जो यूएनएचआरसी था उसने बेसिकली इंडिया को अप्रिशिएट किया इंटरनेशनल लेवल पर कि जो रोहिंग्या कम्युनिटी यहां पर आई थी तुमने उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराया, इसके लिए दिल से बार बार धन्यवाद। तो ये बातें आप लोगों को यहां पर देखने को मिली। तो हमारे देश के लिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग नहीं चाहते कि म्यांमार से रिफ्यूजी हमारे देश के अंदर में आए। दूसरा, हमारे देश की, पहला तो रिफ्यूजी हो गया पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 हो गया हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है यहां पर ये, ठीक है। हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी लॉ एंड ऑर्डर की इतनी प्रॉब्लम रहती है, अभी आप लोगों को पता है अलग अलग राज्य में अलग अलग अपने अपने स्टेट बनाने की मांग करते हैं, अलग अलग उसको डिवीजन करने की बात करते हैं, ग्रेटर नागलिज्म की बात की जा रही है, अलग अलग मतलब अपना बात की जाती है। तो कल को चलकर ग्राउंड लेवल पर यह सिचुएशन और भी ज्यादा खराब की जा सकती है। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मूवी किस किसने देखी है बताइए, उसमें आप लोगों ने एक चीज फील की होगी कि उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आप लोगों को देखने को मिल रही थी, उसमें यह दिखाया गया कि स्टार्टिंग में म्यांमार के अंदर जाकर हम लोगों ने स्ट्राइक की थी, स्टार्टिंग वाले अगर उसमें पोर्शन में आप लोग देखोगे, ठीक है।
तो म्यांमार के अंदर में हम लोग जाकर कई बार जो नॉर्थ ईस्ट में अनवांटेड तत्व हैं, जो अनवांटेड वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करना चाहते हैं, तो म्यांमार में जाकर भी हमारी मिलिट्री काम कर सकती है। इसीलिए अभी वहां पर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार नहीं है, पर फिर भी म्यांमार की मिलिट्री के खिलाफ हमारी सरकार बोलती नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमारी सरकार म्यांमार की मिलिट्री के खिलाफ बोलेगी तो भाई साहब म्यांमार की जो मिलिट्री है ऑलरेडी चाइना की गोद में बैठी हुई है। तो कल को चलकर अगर हमारे रिलेशन यहां पर म्यांमार के साथ की मिलिट्री के साथ में खराब हो गए तो हमारे नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि चाइना तो भर भरकर हथियार भेज देगा यहां पर, जो भी यहां पर बेसिकली एक तरीके से माओइस्ट टेंडेंसी वाले लोग हैं, जो कि काफी इन्फ्लुएंस भी हैं आज की डेट में चाइना से। तो यहां पर हमारे देश के अंदर में इतने खतरनाक हथियार पाए जाते हैं कई बार नॉर्थ ईस्ट में, जिसकी कुछ हद नहीं है, और वो सारे सप्लाई किए जाते हैं चाइना की साइड से। देखो, इससे ज्यादा घटिया चीज मुझे कुछ नहीं लगती है कि दूसरे देश को कंट्रोल करने के लिए उनको अपने लोग भेजने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उनको बेसिकली कुछ हथियार भेजने पड़ रहे हैं, और हमारे ही कोई ऐसे लोग आसपास के जो यहाँ पर बेसिकली जो उनको बहकारा फुसलाकर यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इससे क्या दिक्कत पड़ती है? तो कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है, कल को चलकर रोहिंग्या रिफ्यूजी या फिर म्यांमार से जो लोग आ रहे हैं उनको यहां पर बेसिकली घर से छोड़कर आएंगे अपना, उनको घर गृहस्थी चलानी है, उनको जरा सी देर में उनसे कोई भी एक्ट कराया जा सकता है कि तुम यहां पर जाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर दो, पूरी जिंदगी तुम्हारी फैमिली तुम्हारे परिवार को हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देंगे। तो ऐसे इंसान जिनका कोई घर बार नहीं है उनको आसान रहता है बहलाना फुसलाना, और सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। यही बात हमारे देश में बार बार सरकार बोलती है, और इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर यही बात हमारी सरकार ने बोली थी, अगर आप लोगों को याद होगा जब रोहिंग्या कम्युनिटी के बारे में बात की गई थी। तो ये आप लोग यहां पर याद रखना, ठीक है। आप लोग ये बताइए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए कि सबसे ज्यादा कौन से कंट्री के साथ में हमारा बॉर्डर टच करता है, और सबसे कम कौन सी कंट्री के साथ में हमारा बॉर्डर टच करता है। ज्यादा और कम आप लोगों को यहां पर लिखना है, ठीक है। मतलब ज्यादा लिखिए, फिर कम, फिर कम, फिर कम, और फिर ये बताना है कि म्यांमार कौन से नंबर पर आता है। ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है। थोड़ा सा गहरा हो गया, लेकिन जब तक डूबोगे नहीं तब तक तैरना नहीं सीखोगे, ठीक है। तो तैरना सीखना है तो डूबना ही पड़ेगा, ओके। तो ये आप लोग यहां पर ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक सा है, एक इंपॉर्टेंट है। हंसी आ गई मुझे, एक चीज याद आ गई। कल एक बच्चा है जो मेल कर रहा है, कह रहा है कि सर आपने बोला मॉर्निंग में टाइम पर उठो, मैं टाइम पर उठ रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा, आप कहते हैं ना मम्मी पापा से पहला उठा करो, मैं डेली अपने मम्मी पापा को उठा रहा हूँ, ठीक है। तो जब से मम्मी पापा को डेली उठाने स्टार्ट किया तब से मम्मी पापा जो है मैंने एक तरीके से कि आएगा सुबह को दिमाग खराब करेगा, कह रहे कि सर क्या करें, अंदर से ना चिटकनी बंद कर लेते हैं रूम की, कह रहे कि इससे पहले वो चिटकनी बंद करके सो जाते हैं। कह रहे सर अनडिसिप्लिन मम्मी पापा को कैसे डिसिप्लिन में लेकर आऊं, एक आध बार ये भी बता दिया करो। यार देखो, उनकी जिंदगी है, वो इतना कमा चुके हैं, इतना अपना वो कर चुके हैं कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। आप लोगों के सामने आप लोगों की पूरी लाइफ पड़ी हुई है, ठीक है। तो अपनी लाइफ आप लोग अपने हिसाब से लेकर चलो, उसके बारे में आप लोग ज्यादा सोचो, क्योंकि उन्होंने जितना किया है आप लोग के लिए, आप लोग एक ऐसी पोजीशन पर लाकर रख दिया है कि वो अब अपनी जिंदगी शांति में जी सकते हैं, ठीक है।